हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज स्टार्ट करते हैं बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो सोचो कि किस विधि को वरीयता दोगे, किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। कि तो पहला ऑप्शन क्या, मानकीकृत परीक्षण द्वारा, दूसरा क्या, सहयोगी प्रोजेक्ट द्वारा, तीसरा क्या, तथ्यों पर आधारित प्रत्याह स्मरण के प्रश्न के, जो चौथा क्या, वस्तुपरक या बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। ठीक है, तो सी टेट की अगर बात करते हैं तो सी टेट में ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है और यूपी टेट अदर टेट में भी आ चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या होता है, सहयोगी प्रोजेक्ट बनाकर जो है ना समाज सिद्धांत कहलाता है। किसका, वाइगोत्स्की का। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप अपना कक्षा का व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के, ठीक है, निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। अलग की अगर बात करता है तो ये क्या होता है, बाल विकास यानी कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या होता है, एक रॉन्ग विकल्प होता है। ठीक है, तो अलग नहीं करेंगे हम किसी बच्चों को। तो पहला ऑप्शन तो स्वतः ही गलत हो गया। नेक्स्ट के ऑप्शन पर चलते हैं, क्या शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, है ना। तो समान और मानक तरीके नहीं होने चाहिए, बच्चों के लिए कोई समान और मानक तरीके नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो ये एक टाइम को ठीक है, पर उससे पहले नीचे वाला देख लें कि वो क्या कहता है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कठोर नियम तो हम कहीं लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला वैसे कैंसिल हो गया, उसमें अलग करने के विचार करा था। चौथे में क्या कहा कि कठोर नियमों को लागू करें, कठोर नियमों को लागू नहीं कर सकते। और दूसरे में जो है ना, समान मानक तरीके, तो समान मानक तरीके नहीं कर सकते। तो थर्ड में जो है हमारा राइट ऑप्शन थर्ड है, क्योंकि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, तभी क्या होगा, अच्छी शिक्षण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, कब, पहला ऑप्शन, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त होती हो, या इससे में विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। भय तनाव की तो बात नहीं करेंगे, संयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो एक बार केवल की भी बात नहीं करेंगे, तो जहाँ केवल आ गया वो नेगेटिव थिंकिंग हो गई, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर चौथा क्या, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो हम विद्यार्थियों की तुलना में क्या नहीं, अंतर नहीं करेंगे, अंतर भी करेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा जो बचता है वो बचता हमारा फर्स्ट। कौन सा बचता है, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कहा कि इससे जो है ना विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि उनसे फीडबैक बैंक प्राप्त हो। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा इसका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा, फोर्थ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 से देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, क्या भूमिका, अधिनायकीय या सत्तावादी या अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो बताओ इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए, शिक्षक जो होता है वो सुविधादाता होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मैक्सिमम जो है सीटेट और अदर टेट में ये क्वेश्चंस आते हुए हैं।
तो इसलिए इन्हें एक तरह से ऐसा मान लो कि जैसे कि मोस्ट हमारे पेपर में ही आ चुके हैं, तो इसलिए तैयार करते रहें। और अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम है नहीं अधिगम है यो अधिगम, तो इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या होगा? क्या का एक मात्र निर्धारक होता है? अधिगम क्या होता है? का एक मात्र निर्धारक होता है। तो मात्र की बात कर रहा है, तो मात्र के लिए हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। केवल कहीं दिखाई दे या ऑप्शन यानी कि मात्र दिखाई दे या दंड दिखाई दे या कठिन दिखाई दे, तो वहाँ क्या हो जाता है? नेगेटिव थिंकिंग जो एनसीएफ 2005 स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, उन्हें पहले विकल्पों को निकाल देंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या? पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अधिगम क्या करता है कि इन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो एक टाइम को ये राइट ऑप्शन है हमारा। पर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहता है थर्ड पे? के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। तो संबंधित मानी नहीं चाहिए, तो ये तो निगेटिव थिंकिंग में पहुंच गया। पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया, कि पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो बच्चों को शामिल करना करते हैं ना, क्या है इसमें कि जिसमें अक्षमता ना हो, है ना, उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना मतलब क्या है? जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ठीक, तो ये हानिकारक यानी कि ये एक दूसरे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एक काल्पनिक लक्ष्य है, तो काल्पनिक की तो बात हम करेंगे नहीं, तो विशेष क्या नहीं है? काल्पनिक नहीं है। यानी कि तीसरा क्या? विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। तो विद्यालयों पर भार कभी नहीं बढ़ता, बच्चे कैसे भी हो। ठीक है, तो इसमें क्या? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष, ठीक है, जो टैलेंटेड बंदे भी हैं, तो क्या होता है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो क्या करता है वो? क्या करता है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसलिए सबसे तर्कपूर्ण जो ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ होगा। राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरकरार क्वेश्चन है हमारे इस पे आज वीडियो में, तो देखते रहें और शुरू से लास्ट तक। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटा कर लिया, तो देख लो। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी शिक्षार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है किसका है? ये कथन देखो कौन सा, क्या यह कथन सही है या गलत है, किस प्रकार का है, ये हमें सोच के बताना है। तो देखो पहला क्या? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। जहाँ तक की बात है सही कहा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? अपने साथियों के साथ अनेक कौशलों को सीखते हैं। जैसे कि अड़ोस आपके परिवार या आपका बच्चा पड़ोस के बच्चों से कुछ ना कुछ सीख जाता है, तो ऐसी यह घटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? गलत कह रहा, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। तो दुविधा तो करता नहीं है, क्योंकि समाज जो फैलता है वो आसपास के पर्यावरण से फैलता है। ठीक है, जो अच्छा वातावरण होता है। तो थर्ड पे क्या? सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो हम केवल कक्षा की ही बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों से यानी पर्यावरण संबंधी सभी तरह के विचार भेदभाव है। फिर इसमें गलत क्योंकि अनावश्यक श्रद्धा के लिए ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा फर्स्ट। इसका फर्स्ट क्या? सही। देखो विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि यह क्या कथन सही है? क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन ये है, क्या है? सुनने में असमर्थ बच्चा
मतलब जो सुन नहीं सकता यानी कि बहुत कम सुन सकता है, तो वह असमर्थ बच्चे के लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वह अकादमिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, उठा सकता है। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों उठा सकता है। सेकंड में क्या, श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। यानी कि विद्यालय में आएगा बच्चा तो सीखेगा तो है, पर ये तो क्या कह रहा है कि नियमित विद्यालय में नहीं, नियमित विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए। तो इसके लिए ये थिंकिंग क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तीसरे पे आते हैं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है ना। बच्चा जो है ना अगर नियमित विद्यालय में जाएगा तो वो बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो बिल्कुल अच्छा राइट ऑप्शन है। तो क्या हो, उसे जो है ना उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए, तो लगातार क्या करता रहेगा, शिक्षण यानी कि अधिगमन करेगा। नियमित ये विद्यालय में सहपाठी के समान कभी प्रदर्शन नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड के साथ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि देखो इसे, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? तो प्रतिभावना यानी कि शिक्षार्थी की है, कौन सी है? पहला क्वेश्चन दे, पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो ये तो जहाँ तक माने ठीक बात है। क्या मतलब, जब गतिविधियाँ यानी कि अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो जो अच्छा विशेषता वाला शिक्षार्थी होता है वो वहाँ बैठे बैठा एक क्या प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन भी वैसे हमारा फर्स्ट ही हो सकता है। वह आक्रामक कुंठित हो जाता है, नहीं। वह बहुत ही तूनकमीजाज होता है, नहीं होता। वह रस्सी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना डालता है। कोई ज़रूरी है क्या ऐसे करेगा वो बच्चा, है ना। तो केवल वो क्या करता है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा, बस इतना कर सकता है। ठीक है, तो इसका हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, है ना, या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या लास्ट में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित कर कर। तो ये तो एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि हमें किताबों को नहीं रटवाना है। ठीक है, हमें किताबों को रटवाना नहीं है, उससे संबंधित या पर्यावरण से संबंधित या उसके अड़ोस पड़ोस से उससे क्रियान्वित करवाना है। तो पहला क्वेश्चन, ड्रिल और अभ्यास ही कोई करवाते रहेंगे। फिर क्या, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, तो बच्चा वैसे भी ज़्यादा जो है ना अच्छा नहीं होता। तो अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, नहीं, ये भी नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं है। फिर लास्ट में जो ऑप्शन हमारा वो राइट है कि आप विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ क्या करना है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, इससे अच्छी शिक्षा अधिगम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बस इतना बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो पहले ऑप्शन पे, बच्चे जानकारी के लिए निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये तो गलत बात है। निष्क्रिय कैसे प्राप्त करेगा, है ना। बच्चा जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, जानकारी तो वो प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है। सही बात है, अगर बच्चों को कोई समस्या दी कि वहाँ बच्चों बताओ कि एक कबूतर और फिर दूसरा कबूतर, कुल मिलाकर कितने कबूतर हुए बच्चों, तो वो बताएंगे 2। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें जोड़ के बताओगे यानी समझा के, तो वो सीखेगा यानी समस्या का समाधान करना सीख पाएगा। दूसरा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ये तो रियल है कि बच्चे जो है ना कोई तर्क यानी कि खोजते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को क्या कहा गया कि वे बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। फिर चौथा क्या,
पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, वो पर्यावरण के भी सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसलिए दूसरा राइट हो गया हमारा, तीसरा और चौथा कुल मिला के तीनों राइट हैं। और तीनों किसमें, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर हमारे फर्स्ट में राइट है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा जिससे कि। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो पढ़ेंगे इस एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस प्रकार है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ठीक है, तो कौन सी विधि प्रभावी है। पहला ऑप्शन, यदि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ठीक है, तो ये तो रट्टाफिकेशन हो गया ना। फिर दूसरा, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलो तीसरे पे चलते हैं, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चौथे पे चलते हैं, जब तक विद्यार्थियों वाक्य या संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। दंड तो हमें कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये तो गलत हो गया। दूसरा, फर्स्ट में कर दें बात, यदि करने के लिए, याद करने के लिए कहकर, याद बच्चों को कहाँ याद होता है, उन्हें समझा कर या उनके जीवन से जोड़ कर क्या दिया प्रोत्साहित की जाती है। दूसरा, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए सदस्य प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। अपने आप बच्चा नहीं समझेगा। ठीक है, अपने आप नहीं उसे समझाया जाएगा। तो इसमें जो है ना थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देने और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, कि उसे उदाहरण दे देकर समझाओगे तो वो बेहतर समझेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 13, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन से क्या, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। किस भाषा में, यानी कि प्रभावी ढंग से सीखते हैं कब। पहला ऑप्शन, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है क्योंकि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ इस पर एकाधिकार है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो एकाधिकार का तो ये हमारा हो गया गलत, के बच्चे यानी कि टीचर का कोई एकाधिकार नहीं होता। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो बिल्कुल राइट थिंकिंग है इस ऑप्शन की। तो इसलिए हम इस ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, पर अदर क्वेश्चन पे ऑप्शनों पर भी विचार करेंगे। क्या जहाँ मूल से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। तो ध्यान का केंद्र तो हमें नहीं करना, सभी एक ही चीज़ पर, यानी कि 3 ही सब्जेक्ट, क्या मूल से पढ़ने और लिखने और गणित पर, बस और नहीं। तो ये गलत हो गया। चौथा क्या, जहाँ शिक्षक शहरी अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो ये तो बहुत गलत ही बात है। ठीक है, क्या निष्क्रिय करने की हम कोई बात नहीं करें। बच्चा निष्क्रिय क्यों हो जाएगा, जब सिखाओगे तो क्या होगा, वो सीखेगा। ठीक, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन हमारा होगा, जो ग्रेट थिंकिंग है, वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे क्या है, महत्वपूर्ण है, तो वहीं क्या होगा, एक प्रभावी ढंग का वातावरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा समझेंगे, इसे पढ़ेंगे। क्या है, कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, तो करते हैं बात ऑप्शन में पहला, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते। किसके जैसा, किसी के जैसा उदाहरण दे दिया, जैसे कि मोदी के जैसा तुम क्यों नहीं हो सकते, है ना। तो उसी तरह से क्या, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है ना, दूसरे से तुलना हो रही है। तो करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बाद, चलो इससे उसके करने से पहले समाप्त कर ले, है ना, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर ले, यानी कि दूसरे से सलाह देखकर इसे क्या करना चाह रहे हैं, समाप्त करना चाह रहे हैं। देखते हैं अगला, कि
काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, यानी कि लालच दी जा रही है बच्चों को, तो लालच नहीं देना चाहिए। लास्ट पे इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ये हमारा सबसे जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, राइट थिंकिंग। सोचो कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, तो इसलिए इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताओ किस टाइप से कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर 5, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, या उनमें चिंता और डर पैदा करके। चिंता और डर तो हम पैदा करेंगे ही नहीं, ठीक है। ठीक, फिर व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम को देकर, जैसे टॉफ़ी। तो टॉफ़ी तो देनी नहीं हमें बच्चे को, है ना, तो क्या हम कोई करवा रहे हो तुम टॉफ़ी दे दे के? तो टॉफ़ी वाले तो दोनों काट दो जहाँ भी टॉफ़ी दिखाई दे, है ना। चिंता वाला भी खत्म करो, और प्रयोगात्मक परीक्षण से नहीं तो केवल किससे? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाना में उन्हें मदद करता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा 3rd होगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये भी काफ़ी बड़ा है ना, तो देख लो आप। तो ये क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। क्या करना होगा? उत्प्रेरित करना होगा। कैसे उत्प्रेरित करोगे आप, है ना? क्या रट कर याद करने के लिए उससे, जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, या सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तीसरा, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे कि शिक्षक का सम्मान करे। लास्ट बचता है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो क्या करना चाहिए उन्हें? क्या करना चाहिए कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो इसका राइट ऑप्शन जो अच्छी राइट थॉट है वो क्या हमारी ऑप्शन नंबर 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालयों की प्रथा का है? क्या है? शारीरिक दंड, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या व्यक्तित्व सापेक्ष अधिगम, या प्रयोगात्मक कक्षा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा 3rd। क्या होगा? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? क्या? भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, है ना। तो भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर नहीं चलता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड, कि सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट और की ओर नहीं चलता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। तीसरा, सिर से पैर की ओर, तो विकास जो चलता है ना वो सिर से पैर की ओर चलता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा 3rd हो गया। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। क्या भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा? मध्य बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या वयस्का अवस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय। तो क्या पूछा? भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो कौन सी अवस्था करती है? वो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd क्या? वयस्क अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, क्वेश्चन पे। काफ़ी लॉन्ग सवाल है, पढ़ो इसे। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। तो कुछ बहुत संभव है कि
उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या? वृद्धि और विकास, आनुवंशिकता और पर्यावरण, स्वास्थ्य और परीक्षण, या अनुशासन और पौष्टिकता। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? तो कौन से हो सकते हैं बताया? तो विद्यालय और पास पड़ोस के, या परिवार और पास पड़ोस के, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार। तो रिश्तेदार की तो बात होती ही नहीं है पूरे एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग, है ना। फिर निकटतम परिवार के सदस्य, ये भी नहीं। फिर परिवार और पास पड़ोस, परिवार और पास पड़ोस से बच्चा चलो सीखता है, पर बच्चा कहाँ जाता है ज़्यादातर जो सीखना, वो जाता है विद्यालय और आस पड़ोस से। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट किसके साथ जाएंगे? हम फर्स्ट के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, या संतुलन, या मानसिक प्रारूप यानी स्कीमाज का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। तो इसका जो राइट होगा, क्या बताया था? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल जो है ना, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक, तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो बात करते हैं नकुल सर क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जय हिंद।